हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और साइंस का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा वही मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पूरी साइंस की तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पहले ही चैप्टर से लिखा हुआ है। Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है वियोजन अभिक्रिया, सी है विस्थापन अभिक्रिया, डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, अगर संयोजन अभिक्रिया होता तो क्या होता, दो लोग मिलकर एक चीज का निर्माण करते। ठीक है, पढ़ाया है ना, लेकिन यहां दो चीजें मिलकर दो चीज का निर्माण कर रही, तो ये नहीं है। ठीक है, आपका अगर वियोजन अभिक्रिया होता तो क्या होता, दो आपका एक ही रहता, वो टूटकर दो में विभक्त हो जाता, तीन में विभक्त हो जाता, तो ये भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ Fe2 है, O3 है, वो 3 किसके साथ हो गया, Al2 के साथ, और 2Fe को बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। द्विविस्थापन अगर होता तो इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर लिखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी हमारे पास है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी हमारे पास है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी हमारे पास है आयरन लवण तथा जल बनता है। ठीक है, तो मान लो अगर लौह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? देखो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ Fe जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखना, बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समझा कर बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप पूरा देखोगे तो आपका एक भी बहुविकल्पीय नहीं छूटेगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पीएच मान मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम, डी है 7 से अधिक। देखो, जो अम्लीय विलयन होते हैं वो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, और खट्टे विलयन का पीएच मान आपका 0 से 7 तक होता है, और 7 तो उदासीन होता है, फिर 7 से मतलब 14 तक क्षारीय होता है, तो 7 से कम आप याद रखना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखोगे ना, 7 से कम, तो ये हमारा 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करना। लिखा हुआ है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी हमारे पास HCl, सी है LiCl, डी है हमारे पास KCl। देखो, यहां कह रहा है जो अंडे के कवच है उससे अभिक्रिया करके और पानी को मतलब चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है, तो दुधिया कर देता है तो वो हमारा होगा HCl। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है उसको जीवाणु को हटाने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CaOCl2, बी है CaCl2, सी है CuCl2 एंड डी है CaCO3। तो अब आप लोग बताओ कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? अब आप लोग ये भी सोचोगे। देखो, याद कर लो, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। मैंने पढ़ाया ब्लीचिंग पाउडर को, व्यंजक चूर्ण को, बेकिंग सोडा, वो सब कुछ, तो थोड़ा सा मेहनत करो स्टूडेंट। ठीक है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से मैंने ये बता दिया है। अब आप लोग खुद याद करो, अच्छे से लिखो, याद करो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है?
ठीक है। तो यहां आपका प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कौन सी देती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, जो सोडियम क्लोराइड विलयन है एवं कॉपर धातु, या हमारे पास बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, सी हमारे पास है फेरस सल्फेट विलयन एवं आपका सिल्वर धातु, एंड डी है सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर धातु। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, याद रखना। ये हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो ये हमारा सही ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता? इन चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है, विस्थापित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Fe एंड वी है Zn, सी है Cu एंड डी हमारे पास है Mg। तो यहां जो होगा ध्यान से समझना, एक हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? बीच में होता है हाइड्रोजन, ठीक है, बीच में हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके धातु हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे ज्यादा प्रबल है आपका हाइड्रोजन, और जितने ऊपर होंगे वो हमारे अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो अब यहां बताओ आपका कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? ऑप्शन नंबर ए Fe आपका काफी ज्यादा अभिक्रियाशील है, काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। Zn जो आप लोगों का है ये भी ऊपर है, एंड Mg भी ऊपर है, केवल Cu आपका नीचे है, कॉपर आपका नीचे है। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनोन यानी कि कीटोन समूह। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ सिंगल है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बगल में जुड़ेगा, एंड सी यानी कॉपर डबल बॉन्ड O, एंड सी हमारे पास है सिंगल बॉन्ड OH, एंड डी है सिंगल बॉन्ड COOH। तो ब्यूटेनोन पूछ रहा है, तो ब्यूटेनोन में आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होकर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और आपका एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 सारा नोट करते रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी हमारे पास है मेथेनोइक अम्ल, सी है एथेनोइक अम्ल, एंड आपका डी कर देना इसको, डी हमारे पास है प्रोपेनोइक अम्ल। तो जो हमारा एसिटिक अम्ल है उसमें आपका 2 कार्बन होता है, CH3COOH, यानी कि 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन का मतलब है मेथ एथ है, ठीक है। तो यानी कि एथ एक ही बार है ना, तो एथेनोइक अम्ल आप याद रखना। एथेनोइक अम्ल हमारा सही है। मेथेनोइक में एक ही कार्बन रहता है, प्रोपेनोइक में आपका 3 कार्बन रहता है, और एसिटिक अम्ल तो नाम ही है इसका। अगला देखो एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है, जो एलाई है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है Na के साथ, बी है K यानी कि आपका Na एंड K के साथ, या सी हमारे पास Al के साथ, या Mg के साथ। तो आपका मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है एलाई संबंध, ठीक है, एलाई विकर्ण संबंध, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद हमें ये सारे क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। और आप लोग केवल एक काम करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण है उनके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, या डी हमारे पास है उपयुक्त सभी। देखो स्वपोषी पोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है, सभी को पता होगा क्या क्या आवश्यक है। देखो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, एंड क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो मतलब उपयुक्त सभी हमारा आवश्यक हो जाएगा, ये याद रखना, उपयुक्त सभी हमारा आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है।
देखो दो ऊतक होते हैं पादप में, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। देखो जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जाइलम यानी कि आपका क्या करता है, जा से क्या होता है जाइलम, तो जा से जाइलम, तो जा से जल, जल का वाहन जाइलम करता है। और फा यानी कि एप से फ्लोएम होता है, तो एप से फूड, फूड का वाहन फ्लोएम करता है, तो ये जल का वाहन करता है। ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। जल का वाहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, यहां से आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस करो। प्राग कोश में होते हैं, जो प्राग कोश होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है वाहिदल, बी है अंडाशय, सी है आपका अंडप, या डी है परागकण। तो प्राग कोश के अंदर क्या होता है, प्राग कोश के अंदर हमारा परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परागकण होता है। देखो प्राग कोश परागकण सेम है ना, पराग पराग दोनों में है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग फोकस कर लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो अंडाशय जो होता है वो तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय ये भी होता है। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे जो होता है ना वो पलते हैं। ठीक है, एंड सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंबुवाहिनी। डिंबुवाहिनी का मतलब होता है अंडवाहिनी, जो अंड का मतलब वाहिनी होता है। एंड हमारा शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का। तो ये हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इट इज नर जनन तंत्र का भाग है। तो आप लोग इसको याद रखना। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। अब आप लोगों का नोट करना है, आप लोगों को अच्छे से 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। जो पृथक्करण का नियम है इन चारों में से किसने प्रस्तुत किया था। पहला है चार्ल्स डार्विन ने, बी है ह्यूगो डू व्रीज ने, एंड सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, एंड डी हमारे पास है रॉबर्ट हुक ने। देखो स्टूडेंट, जो पृथक्करण का नियम है ये दूसरा नियम है, लेकिन जो मतलब 3 नियम था किसने प्रस्तुत किया था पहले मैं बता दूं, ये है जॉन ग्रेगर मेंडल जी का। ठीक है, और मेंडल जी के 3 नियम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी समझ लो। एक है प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम, एक है स्वतंत्र अभिगमन का नियम, जो कि दूसरा नियम है। अगर कोई प्रभाविता का नियम पूछे तो भी याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, अगर कोई स्वतंत्र अभिगमन का नाम पूछे तो भी इनका नाम याद रखना। ठीक है, अगला देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग है उसका उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। जो हमारा हाथ है और कुत्ते का जो अग्रपाद है लगभग एक जैसे हैं, समजात हैं। एंड हमारे दांत तथा हाथी के दांत ये भी लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, मतलब लगभग लग रहे हैं ना एक जैसे। तो अगला देखो आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी ये भी लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, और अगला देखो उपयुक्त सभी, तो जब सभी एक जैसे हैं तो सभी पर लगा दो टिक। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अगला देखो, अगला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट से अगर कुछ आगे होता तो वो भी लिख देता। देखो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर, एंड डी है हमारा है 40 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात हमेशा याद रखना कि फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा आर होता है ना वक्रता त्रिज्या, वो 2f के बराबर होता है, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी के। अब अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होता तो 40 सेंटीमीटर हो जाता। बस 2 गुना कर देना है, 2 से गुणा कर दो, आपका क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको पता होगा। पहला है ए वाला ऑप्शन है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, एंड डी है मिट्टी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो लेंस बनाने के लिए, देखो लेंस बनाने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, और जल का तो प्रयोग किया ही जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर मिट्टी का बना दिया जाए तो आर पार नहीं दिखाई देगा। ठीक है,
सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आप चैप्टर को पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वैसे भी काफी आसान है आपके ये क्वेश्चन सारे। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े चीजें देखना है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारा मैं पढ़ाऊंगा, रिएक्शंस है, न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है आपका 100 सेंटीमीटर, डी हमारे पास है अनंत पर। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है, अगर हाईएस्ट पूछे तब अनंत हो जाएगा, लेकिन हमारी सबसे न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, सबसे न्यूनतम। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी हमारे पास है पक्षमाभि द्वारा, डी है परिचारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है। तो ये हमारा हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। याद रखना हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो है पक्षमाभि के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, या प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आए। देखो प्रतिरोध जो है ना वो ओम के नियम से संबंधित है। अब ओम का नियम इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ प्रतिरोध का मात्रक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है, इसमें आपका ऑप्शन है ए ओम है, बी है ओम प्रति मीटर, सी हमारे पास है ओम मीटर एंड डी हमारे पास है मीटर प्रति ओम। तो ये याद रखना कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम के नियम से संबंधित है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और आप लोग इसको जरूर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 यानी कि 22 नंबर। एक अश्वशक्ति होता है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 726 वाट, ठीक है, एंड बी है 736 वाट, एंड सी है 746 वाट, एंड डी हमारे पास है 756 वाट। तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। सभी को याद हो गया ये क्वेश्चन? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, मतलब यहाँ अश्वशक्ति का मतलब एक घोड़ा जो होता है ना अश्व, उसका मतलब वाट। ठीक, वाट में एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो अगर गतिमान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जो विद्युत धारा है उसको उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, एंड बी हमारे पास है अमीटर, एंड सी हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, एंड डी है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति बताना है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हमारा है जनित्र। ठीक है, जनित्र याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा आप लोग मेहनत करना, नोट करना, याद करना, ताकि आप लोगों को आगे चलकर दिक्कत ना हो। जो मैं आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाऊं तो बहुविकल्पीय में कोई दिक्कत ना हो। 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा मात्रा का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो जैव मतलब जैव मात्रा ऊर्जा का ना, तो वो हमारा नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। देखो नाभिकीय ऊर्जा एक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग बता देना, मैं उसको भी करा दूंगा, थोड़े मोड़े जो छूट गए हों। वैसे ये 25 अगर आप याद कर लेते हो तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। इसके बाद हम जितने भी अति लघुत्तरीय हैं, लघुत्तरीय हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सबको कराने वाला हूं साइंस का। ठीक है, ऐसा ही सामाजिक विज्ञान का सारा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।